जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप लोगों को बता दें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नया क्लास हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम के द्वारा आपको मिलता रहे और आप इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थी भाई बहनों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आप लोगों को कई बार हम इस चीज़ को बता चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से, अर्थात इजी मैथ्स 99 के माध्यम से आप लोगों के चाहे जो भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मैथ पढ़ाया जाता है और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सीखेंगे हम लोग काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को। तो देखिएगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सीपी और एक एसपी और एक मार्क प्राइस। तो सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस और एसपी का सेल प्राइस और एमपी का मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य और सेल प्राइस को विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस को अंकित मूल्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि हम लोग अपनी दिनचर्या में जब भी हम लोग मार्केट या बाज़ार में जाते हैं, कोई भी वस्तु सामग्री हम लोगों को ख़रीदना रहता है, तो हम लोग वहाँ पे दुकानदार से इन तीनों के ही विषय में बातें करते हैं। पहली बात तो जब हम लोग कोई सामान को ख़रीदते हैं तो दुकानदार से हम लोगों का पहला सवाल होता है कि इस पर डिस्काउंट कितना है। फिर उसके बाद दुकानदार हम लोगों को दिखाता है कि देखिए इस वस्तु पे लिखा गया मूल्य इतना है और आपको इस पर इतना % का डिस्काउंट मिलेगा और ये वस्तु आपको इतने में मिलती है। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए अच्छा इस वस्तु पे इतना डिस्काउंट है, इस तरीके से है। तो मानव जीवन में अक्सर करके हम लोग जो भी चीज़ों को क्रय विक्रय करते हैं तो हमेशा इन तीनों के सापेक्ष में ही रह करके हम लोग कार्य को करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हम लोगों के दिमाग में दो क्वेश्चन चलता रहता है। पहला तो ये होता है कि इस काम को करने से हमको क्या प्रॉफिट होगा, और दूसरा ये होता है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस होगा। तो हमेशा हम लोगों का जो जीवन प्रक्रिया है वो प्रॉफिट लॉस में ही चलता रहता है। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं या तो उसमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है या बराबरी पे छूटता है। लेकिन दोस्तों, ये कार्य एक केवल ऐसा है जिसको करने पर हम लोगों को केवल प्रॉफिट होता है, और वह यह है कि हम लोग जो भी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो हम लोगों को पढ़ने के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सीखने को मिलता है, और सीख कहीं से भी जो मिल जाती है वो हमेशा हम लोगों को लाभ ही होता है, उससे नुकसान होने वाला नहीं है। तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखने की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहे। और अगर जिज्ञासा मन में बनी हुई है तो निश्चित तौर पे आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ सीखने का मिलता ही रहेगा। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि हम लोग जिस वस्तु को दुकानदार से ख़रीदते हैं उसी को कहा जाता है सेल प्राइस, और दुकानदार जिस वस्तु को बड़ी दुकान से खरीद के ला करके हम लोगों तक पहुंचाता है वह दुकानदार का कास्ट प्राइस होता है, अर्थात क्रय मूल्य होता है। और जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं वह वस्तु या तो किसी
पैकेट में होता है या किसी बॉक्स में होता है, तो उस बॉक्स या पैकेट में लिखा हुआ जो मूल्य होता है उसी को कहा जाता है अंकित मूल्य। तो इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे हम आपको और बता रहे हैं कि जैसे जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर ही छूट होता है। और प्रॉफिट या लॉस ये सीपी पर होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य हमारा होता है उस क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और अंकित मूल्य पर हमको छूट मिलता है। तो चलिए इन्हीं सब के कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। तो देखिएगा, अगर किसी वस्तु का मूल्य जैसे 50 रुपया है और हमको इस पे 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका जो सेल प्राइस होगा, इसका जो सेल प्राइस होता है हम लोग इसको निकालते हैं 50, और कोष्टक में हम लोग लिखते हैं, अगर या तो इसे फ्रैक्शन में बना दिए, अगर इसे फ्रैक्शन में बना लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं, और 10% का जो फ्रैक्शन होगा वह 11/10 होगा जब प्रॉफिट होगा। देखिए 10 का 10%, जो 10 है इस 10 का 10% 1 होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये 10 में 1 ऐड हो जाएगा और ये 11/10 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 11/10, और इसको हल कर लेंगे तो 11×5 = 55। तो दुकानदार ने वस्तु को ख़रीदा था 50 रुपये में, और हम लोगों को वो बेचता है 55 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट होता है 10% का। इसी चीज़ को अगर मान लीजिए किसी को फ्रैक्शन में नहीं बदलना आ रहा है तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे कि 10% का अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणे लगा सकते हैं, या आप इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको अगर फ्रैक्शन नहीं कर बना पा रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग 110/100। 10 का प्रॉफिट होगा तो 100 में 10 जुट जाएगा, 20 का प्रॉफिट होगा तो 20 जुट जाएगा, 5 का प्रॉफिट होगा तो 5 जुट जाएगा, जितने का प्रॉफिट होगा अंश वाले में उतना जुट जाएगा। तो यहाँ पे होगा 110/100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 11/10 था, यहाँ पर भी 11/10 हो गया, और इसको कैंसिल कर लेंगे 0 से 0, 11×5 = 55, तो इसका भी वैल्यू वही आता है। तो जिसको फ्रैक्शन में चेंज करना आता है वो बहुत आसान तरीके से और जल्दी से इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, और जिसको नहीं आता है वो इस प्रकार से करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। और हमने अपने परसेंटेज वाले चैप्टर में दूसरा या तीसरा हमारा लेक्चर जो था वहाँ पे, उसमें बहुत विधिवत तरीके से समझाए हुए हैं कि किस प्रकार से किसी भी भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है, और वहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट को भी हमने बताया है। तो आप लोग कोशिश करिए उस वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के ऑप्शन में जा करके और शुरुआत की वीडियो से दूसरा तीसरा आप देखिएगा, तो वहाँ पे बहुत विस्तृत तरीके से और बेहतर तरीके से समझाए हुए हैं कि किस प्रकार से किसी भी भिन्नात्मक संख्या को फ्रैक्शन में, किसी भी परसेंटेज वाली संख्या को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु का यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है तो सेल प्राइस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और सेल प्राइस ज्ञात करने के लिए 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सेल प्राइस, एक मार्क प्राइस से भी सेल प्राइस को ज्ञात किया जा सकता है, और कास्ट प्राइस से भी सेल प्राइस को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिएगा, जैसे किसी वस्तु पर मार्क प्राइस 50 रुपये है, यानी कि उस पर लिखा गया जो मूल्य है वो 50 रुपये है, और इस पर 10% का छूट दिया जाता है, तो वस्तु का सेल प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे 10% का छूट मिल रहा है इस पर, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10% का छूट मिल रहा है। तो देखिए 10% जो है इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 होता है, तो 10 का 10% 1, यानी कि 10 का उस पर अंकित मूल्य है तो 1 का छूट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9 और बटे 10।
तो यहाँ पे इससे हम कैंसिल कर लेंगे और ये होगा आपका 45। तो इस प्रकार से हम लोग मार्क प्राइज से भी सेल प्राइज को ज्ञात कर सकते हैं। यदि मार्क प्राइज इतना है, 10% का छूट है, तो सेल प्राइज उसका इतना होगा। चलिए आज हम लोग इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि रोहन एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखने चाहिए। तो देखिए, सीपी, एसपी और एमपी यानी कि कास्ट प्राइस, सेल प्राइस और मार्क प्राइस। रोहन एक व्यक्ति है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो देखिए 20% की छूट, तो 20% बराबर होता है 1/5। 20% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू प्राप्त होता है 1/5। तो रोहन किसी वस्तु पे 5 रुपये लिखा हुआ है और 1 रुपये की छूट दे करके उस वस्तु को 4 रुपये में सेल करता है और कहा जा रहा है कि इस पर वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखिएगा 10% का लाभ भी लेना चाहता है, तो 10% बराबर 1/10 होता है। तो 10 का 10% 1 यानी 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है और उस पर 1 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को 11 रुपये में वो बेचना चाहता है। यहाँ पे होगा यह सीपी अनुपाते एसपी और एसपी अनुपाते एमपी। तो देखिए बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने पिछली क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था और यहाँ पर भी उसी पे आधारित क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग कई क्वेश्चन है जिसमें प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से मजबूत बनाएंगे। तो देखिएगा, हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज़ का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक समान ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक वस्तु है उसका 2 अनुपात हो जाए। तो जैसे यहाँ पे सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस का अनुपात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 11 है। तो ऐसा नहीं होता है, अनुपात हमेशा समान होता है। तो इसे समान करने के लिए हम यहाँ पे 11 से गुणा कर दें और यहाँ पे 4 का गुणा कर दें, तो दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। और जब यहाँ पे 11 का गुणा किया जाएगा तो इसमें भी 11 का गुणा होगा और इसमें 4 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 4 का गुणा होगा। तो इसे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 अनुपाते 11 चौक 44 और 11 पचे 55। इस चीज़ से ये हमको मिलता है कि किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वह 55 ही है और वह बेचा जाता है 44 रुपये में, जबकि वह वस्तु खरीद कर लाई गई है 40 रुपये में। तो 40 रुपये की वस्तु को खरीदा गया और उस पर अंकित मूल्य 55 रुपये है और उसे 44 रुपये में बेच दिया जाता है। तो वस्तु पर 20% का छूट भी हो जाता है और दुकानदार को 10% का प्रॉफिट भी हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना, देखिए यह आपका क्रय मूल्य है और यह आपका अंकित मूल्य है। इसी को पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो देखिए ये 40 है और ये 55 है, तो 15 अधिक है। 15 अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो जिससे अधिक है उसको बटे और इसको हम लोग और सरल कर लेंगे। 5 तिहाई 15 और 5 8 40 और 3/8 का मतलब होता है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। तो आपका ये यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह होगा और ऑप्शन ए सही होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या शायद नहीं हुई होगी। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर उसको बताएं।
कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ा करिए, वह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए। फिर उस क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो निश्चित तौर पे वो क्वेश्चन आपको समझ में यदि आ गया है पढ़ने से क्वेश्चन क्या कह रहा है और पूछ क्या रहा है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखिए, आप लोग शायद क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोबाइल विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो सीपी एसपी, सीपी अनुपाते एसपी और अनुपाते एमपी। अब दुकानदार जो है 10% की छूट देता है, तो 10% का छूट का मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपये उस वस्तु पर अंकित किया गया है और वह 1 रुपये की छूट दे करके उसे 9 रुपये में सेल कर देता है और उस पर वह 30% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो 30% बराबर होता है 3/10 और 3/10 का मतलब कि उस वस्तु को वह 10 रुपये में खरीद के लाता है और उस पर 10 का 30% यानी 3 का लाभ लेकर के 13 रुपये में सेल कर देता है। तो देखिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहले अनुपात को बराबर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अनुपात 9 है और यहाँ का अनुपात 13 है, ये अनुपात में होगा। तो इसे अनुपात का बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 9 का, और जितने का गुणा इसके साथ हुआ होगा उतने का गुणा इसके भी साथ होगा, तो यहाँ पर भी 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जितने का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा उतने का यहाँ पे, तो ये 9, तो इसको गुणा कर देंगे तो 90 और अनुपाते 13 9 117 और 13 10 में 130। तो देखिएगा, कह रहा है कि उस मोबाइल विक्रेता को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। ये रहा क्रय मूल्य और ये रहा अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य उसका 90 यूनिट है और विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य वस्तु पे, पैकेट पे या बॉक्स पे लिखा गया जो मूल्य है 130 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, तो ये 40 अधिक है, यानी कि 90 से 130 40 अधिक है। 90 से जिससे, जिसका, जिनका, यह शब्द जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा बट्टे होगा। तो 90 से 130 40 अधिक है तो बट्टे 90 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 और 4/9 को हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो देखिए, ये होगा 4 और गुणे 1/9 और 1/4 और 1/9 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो होता है 11 से ही 1/9%। तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 11 चौक 44 और 4 का गुणा 1 में भी हो जाएगा, तो 4/9 यानी कि 44 से ही 4/9%। जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से 44 से ही 4/9% अधिक रखना होगा, तब उसको जा कर के 30% का लाभ होगा। जैसे हम लोग दोस्तों कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को एक आदत सी होती है कि हम लोग अधिक से अधिक छूट लेना चाहते हैं। तो दुकानदार भी चतुर ही होते हैं, चालाक होते हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपको अधिक छूट दे करके अपने आप को घाटे में डालेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि वस्तु के मूल्य को, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है उस पर अपना नया स्टिकर लगा करके उस मूल्य को बढ़ा देते हैं। जैसे 100 रुपये की है तो 200 120 कर देंगे, 130 कर देंगे, 400 कर देंगे। इस तरीके से मूल्य को क्या करते हैं, वो बढ़ा लेते हैं और फिर बढ़ाए गए मूल्य पे आपको डिस्काउंट दे देते हैं। आप भी खुश हो जाते हैं, उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या होगा कि वो व्यक्ति 90 रुपये की उस वस्तु को खरीद के लाता है और 130 रुपये का बेचने के लिए वह 44 से ही 4/9% अधिक बढ़ा करके मूल्य को अंकित करता है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को
चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाना चाहता है। कोई एक दुकानदार है, वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ रुपए में, यदि उसका लाभ है रुपए में 90 हो तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो CP, SP और MP 25% की वह छूट देता है। तो देखिएगा 25% बराबर होता है 1/4, यानी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य 4 है तो वह 1 का देता है छूट और वस्तु को 3 रुपये में सेल कर देता है। और 30% का लाभ कमाना चाहता है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए इसके जब 30% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10, यानी 10 रुपये की वस्तु को खरीदता है और 13 रुपये में वस्तु को बेचता है। तो सबसे पहले इसके अनुपात को हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 13 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 13 से होगा, और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा। अब इसे 10 तियाँ 30 और 13 तियाँ 39 और 13 चौका 52। कह रहा है यदि उसका लाभ जो है 90 रुपये हो तो देखिए 30 रुपये की किसी वस्तु को दुकानदार खरीद के लाता है और 39 रुपये में उसको बेच देता है, तो इसको 9 यूनिट का लाभ होता है। और 9 यूनिट प्रेजेंट करता है 90 को, तो 1 यूनिट बराबर 10 होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए वस्तु पे लिखा गया जो मूल्य है 52 है और 39 रुपये में, यानी 39 यूनिट में, अगर 52 यूनिट उस पर अंकित है 39 में बेच देता है तो ये कितने का छूट यहाँ पे मिल रहा है, कितने यूनिट की छूट मिल रही है। तो देखिएगा 52 में से 39 को घटा देंगे, सॉरी यहाँ पे 52 होगा, 52 और 39, तो ये 4 और 1 14 यूनिट। तो सॉरी यहाँ पे 13 होगा, सॉरी यहाँ पे 13 होगा। तो देखिएगा ये 13 यूनिट का छूट होता है यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 13 यूनिट बराबर 130 होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था छूट की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो छूट की गई राशि 130 है, जो ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी क्वेश्चन को समझने में नहीं होता होगा, और हम लोगों का पूरा टारगेट होता है कि आपको पढ़ाते समय केवल पढ़ाएं, और आप लोगों को कहानी बताने से बेहतर है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाएं, पढ़ाएं और जो भी चीज़ें हों उसको सिखाएं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो ख़ास रूप से इजी मैथ्स 99 के इस चैनल पे जो भी क्लास हमारी होती है, इस चैनल पे जब भी हम पढ़ाते हैं आपको तो केवल पढ़ाने का काम होता है, और आप लोगों से कोई इधर उधर की किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती है। तो मेरा पूरा टारगेट होता है कि आपको सिखा रहे हैं तो सिखाने का ही काम केवल किया जाए। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़े मेहनत और ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोगों को बेहतर लगता होगा। और अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और अधिक से अधिक, ताकि इस चैनल का लोग लाभ ले सकें। तो चलिए आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं।
चलिए दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और इसको आप नोट्स बनाते चलिए। निश्चित तौर पे आप लोग बहुत बेहतर चीज़ों को यहाँ से सीखने का पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, CP MP SP और MP। एक व्यक्ति है, वह अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर वह 12.5% की छूट देता है। तो देखिएगा 12.5% यानी 12.5% बराबर होता है 1/8। तो वस्तु पर जो लिखा गया मूल्य है वो 8 है और 1 का छूट देकर उसे 7 रुपये में सेल कर देता है, यानी 7 यूनिट में सेल कर देता है और इस पर वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 होता है, यानी कि 5 रुपये उस व्यक्ति की खरीदी गई मूल्य है और वह 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर के 6 में बेच देता है। 1 रुपये का प्रॉफिट, 5 पर अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग इस अनुपात को बराबर करेंगे, यह हमेशा अनुपात में रहता है। तो देखिएगा, ये 7 है और ये 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 6 का गुणा कर देते हैं और इसमें 7 का। अगर 6 का गुणा यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पर भी होगा और 7 का इसके साथ है तो इसके भी साथ होगा। तो 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42 और 8 × 6 = 48, यानी कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 48 है और सेलिंग मूल्य 42 रुपये है और उस वस्तु का क्रय मूल्य 35 रुपये है। दुकानदार उस वस्तु को 35 रुपये में खरीद के लाता है और उस पर अंकित करता है 48 रुपये और उसे 42 रुपये में जब बेच देता है तो वह दुकानदार अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट भी दे देता है और उसे 20% का प्रॉफिट भी हो जाता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये हो, तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 35 है, तो 35 यूनिट ये है क्रय मूल्य, तो 35 यूनिट बराबर 1400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 यूनिट बराबर 1400/35। तो 5 से अगर देखिए काट दें तो 5 × 7 = 35 और 5 दूना 10 और 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 और बटे 7, 7 × 7 = 7 × 4 = 28, यानी कि 1 यूनिट बराबर 40 रुपया। 1 यूनिट बराबर 40 रुपया। तो कह रहे हैं कि इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है? 48 यूनिट है। यदि 1 यूनिट बराबर 40 तो 48 यूनिट बराबर 48 × 40, 8 × 32 की 2 और 4 × 16, 16 × 3 = 19 और 1 0, तो 1920 रुपये वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वह 1920 रुपये होगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट से इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग बहुत सरल तरीके से बहुत कम समय में हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से उसके परिणाम तक पहुंच पा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना बेहतर आपका प्रैक्टिस होगा उतना कम समय आपका किसी भी क्वेश्चन को हल करने में लगेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए हर क्वेश्चन पे, और एक भी टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आप लोगों को हम न पढ़ाएं। यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन, जितने भी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बन सकते हैं उतनी तरीके के क्वेश्चन को ला करके आपको पढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे आप लोग पूरे विश्वास पूरे धैर्य के साथ चैनल पे बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करिए और आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने का काम हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार। जहाँ पर लिखा रहता है 9 प्लस 1/11, इसका मतलब होता है 9 सही 1/11। यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल रहेगा 11%। अगर लिख दिया जाए 4 प्लस 2/3, तो इसका मतलब है 4 सही 2/3%। अगर लिख दिया जाए 6 प्लस 3/2, तो इसका मतलब है 6 सही 3/2, मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है यदि तो प्रतिशत। तो इस प्रकार से टाइप करने में नहीं सेट होता है, तो इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब आप लोग समझते रहिएगा, जहाँ पर भी अगर इस तरीके से लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुओं को बेचता है। दुकानदार अपने जो कस्टमर हैं उनको 25% की छूट देता है, लेकिन दुकानदार जिन वस्तुओं को बेचता है वो वस्तुएं अवैध वस्तुएं होती हैं। तो क्या करता है कि और वह वस्तुओं की लागत का 10% रिश्वत देता है। तो अवैध चीज़ें बेचता है, इसकी वजह से उसको क्या है कि पकड़ में न आए, अपने से वो बचने के लिए अपने आप को वो रिश्वत देता है। जो वहाँ के भी क्षेत्राधिकारी होंगे तो उनको जिस कीमत की वस्तुएं होती हैं उसके अनुसार, अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है तो वह उस पर मान लीजिए कि 10 रुपये का रिश्वत देता है। कह रहा है कि लागत का 10%, यानी कि जितनी भी लागत की वस्तुएं हैं उतने का 10% वह रिश्वत देता है। तो रिश्वत देता है। यदि वह 9 सही 1/11% का लाभ चाहता हो और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना चाहिए। कह रहे हैं कि वह वस्तु को 9 सही 1/11% का लाभ भी उस वस्तु पे कमाना चाहता है, और यदि उस वस्तु को वह 2500 रुपये में खरीद कर लाया हुआ है तो उस वस्तु पर अंकित मूल्य उसे कितना लिखना चाहिए, ताकि उसे 9 सही 1/11% का लाभ भी हो जाए और 25% का छूट भी हो जाए। तो देखिएगा, CP अनुपाते SP अनुपाते MP। व्यक्ति 25% का छूट देता है अपनी वस्तु पर, तो 25% बराबर 1/4 होता है। 4 अंकित मूल्य है, 1 का छूट दे करके 3 में सेल कर देता है, और उस पर वह 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है। तो 9 सही 1/11% बराबर होता है 1/11। तो 11 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और 1 का उस पर प्रॉफिट लेके 12 में सेल कर देता है। तो इसके अनुपात को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यदि 4 का गुणा कर दें तो ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अनुपात 2 नहीं हो सकता, हमेशा एक ही होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो दोनों का अलग अलग अनुपात है। तो इस अनुपात को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पर भी 4 का होगा। तो देखिएगा, ये हो गया 11 और ये 12 और ये 16। अब उस व्यक्ति का जो क्रय मूल्य है वह 11 यूनिट है, और विक्रय मूल्य 12 यूनिट है, और अंकित मूल्य 16 यूनिट है। जबकि वह वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है और 10% का उस पर रिश्वत भी देता है। तो 2500 रुपये में वस्तु को खरीदा और 10% का उस पर रिश्वत दिया, यानी कि 10% का रिश्वत का मतलब हो गया 1/10। तो ये हो जाएगा 10 का 10% 1, यानी कि हर 10 पे 1 रुपये उसको रिश्वत देना है। तो 2500 रुपये पे वो देगा 2500 गुणे 11। देखिए, यह जब रिश्वत देगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/10। काट लेंगे इसको, 11 0 0 और 11 5 55 के 5, 11 दूना 22 5 27। तो 2750 रुपये उसका टोटल CP होगा, यानी उस व्यक्ति का टोटल क्रय मूल्य
2500 रुपये तो उसका वस्तु का हो गया कि वो वस्तु को खरीद करके 2500 रुपये में लाया, 10% उस पर रिश्वत दे देता है, तो उसका टोटल जो CP होगा वो 2750 रुपये होगा। तो यहाँ पे टोटल CP कितना है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट बराबर 2750, तो 1 यूनिट बराबर 2750 बटे 11, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 11 दूना 22 और 11 पचे 55 यानी 250। वस्तु का जो 1 यूनिट का वैल्यू है वह 250 है और उसका अंकित मूल्य 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट बराबर 16 गुणे 250, तो 0 और 16 पचे 80, 8 और 16 दूना 32, 8 40, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वह 4000 रुपये होगा। यदि वह व्यक्ति अपने वस्तु पर 4000 रुपये को अंकित करेगा और 25% की छूट देगा तो उसे 9 सही 1/11% का प्रॉफिट होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। श्री राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग पहले 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए, उसके कहने का क्या तात्पर्य है उसको समझिए और फिर पूछ क्या रहा है इस चीज़ को जानिए। अगर इतना चीज़ आप लोग करना जान जाएंगे तो क्वेश्चन को लगाना आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा और आप लोग क्वेश्चन को कम समय में और बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो CP, SP और MP। कोई एक व्यक्ति है वह 10% की छूट देता है, तो देखिएगा 10% बराबर 1/10। तो 10 रुपये उसका अंकित मूल्य है और 1 का छूट देता है तो इसे 9 में सेल करता है और 30% का लाभ कमाता है। तो 30% बराबर 3/10 यानी कि 10 रुपये में उस वस्तु को खरीदता है और 3 का लाभ लेके 13 में बेच देता है। तो इसके अनुपात को हम लोग बराबर कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ पे 9 से। 13 से यहाँ पे हुआ है तो इसमें भी 13 से ही होगा और इसमें 9 से हुआ है तो इसमें भी 9 से ही होगा। तो 9 दहा में 90 अनुपात है, ये भी अनुपात में होगा, ये भी अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात। और 13 9 117 और 13 दहा में 130। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि यदि वह वस्तु पर कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, अगर वह वस्तु पर छूट नहीं देगा तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 130 है और वह 130 में ही देगा वस्तु को, उस पर कोई छूट नहीं होगा। जबकि खरीदा कितने में है उस वस्तु को? 90 में। तो देख लीजिए कि 90 और 130 का अंतर 40 है। 90 और 130 का अंतर 40 है। तो 90 से 130 40 अधिक है। 90 से तो जिससे वो बटे होता है तो बटे ही हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 4/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9%। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपये में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो लाभ क्या होगा? सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिएगा, आप लोग ऐसा करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर खुद से हल करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक था आज का, और परीक्षा के किसी भी परीक्षा के जो वनडी एग्ज़ाम की परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश आपकी हो कि आपके साथ अन्य भाई बहन भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।